सजना सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना। सदके जावा तेरे बिन दिल कहीं नहीं लगना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसे शख्स जिनकी आवाज़ तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन वो दिखने भी उतने ही खूबसूरत हैं। सो मेरे साथ है स्टेबिन और आज मैं स्टेबिन से वो बातें करूंगा जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो बहुत सारी बातें आप इनकी आवाज़ को जानते हैं, आप इनके चेहरे को जानते हैं, ढेर सारी म्यूजिक वीडियोज़ में आपने इनको देखा है कि स्टेबिन ने कोई म्यूजिक की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। और आपको बता दूं इनके गुरु कौन है, हिमेश रेशमिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोनू निगम एंड सबसे बड़े तो सोनू निगम जी रहेंगे, क्योंकि सोनू जी, मतलब सोनू जी से मैं आज भी जब मिलता हूँ तो मैं उनसे ब्लेसिंग लेता हूँ। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। और सोनू जी एक ऐसे इतने वर्सेटाइल सिंगर है, शायद मुझे लगता है कि इतने वर्सेटाइल सिंगर्स हमारी कंट्री में इतने वर्सेटाइल है जो कुछ भी गा सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, रोमांटिक भी गा सकते हैं, सैड भी गा सकते हैं। सो आई थिंक उनसे बहुत कुछ सीखा है। और जब मैं एंटर हुआ था ना इस इंडस्ट्री में, जब मैं गाने सुनना चालू किए थे, तो सबसे पहले एल्बम उन्हीं के सुने थे। और हिमेश जी के, क्योंकि सबसे पहला जो मैंने कान में गाना लगाया था वो हिमेश जी का था। उनका सुरूर एल्बम आया था उस वक्त। तो मुझे याद है कि जब भी मैंने गाने सुनना चालू किए थे, तो इसलिए ये लोगों को मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपना गुरु मानता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि स्टेबिन के बारे में कि ये अब तक सिंगल है। इफ आई एम नॉट आर यू सिंगल? लॉट ऑफ फैंस वांट टू नो। Yeah, right now तो I'm single only because I'm focusing on my career, but पता नहीं कब तक सिंगल है, क्योंकि घर वाले बड़े प्रेशर में रहते हैं। घर वाले बड़ा प्रेशर डालते रहते हैं कि बस अब जैसे एज बढ़ रही है तो शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बस दैट्स वन प्रेशर ऑलवेज ऑन मी। एंड इंडस्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, र्यूमर्स, ये वो। तो मुझे लगता है कि या But what kind of female adulation you get? What are your DMs like? आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, नाइस, चीज़ी समटाइम्स, एंड इट्स, मतलब बस ऐसी मैसेजेस आते हैं कि आप कब शादी कर रहे हो या आप कब क्या कर रहे हो। मतलब ऑल ऑफ इट ओनली, मतलब मैं तो I, मतलब या माई लाइफ हैज़ बीन वेरी सिंपल एंड बट आई एम अ स्टेज परफॉर्मर ऑफ कोर्स। सो मेरा इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है सबके साथ, ऑडियंसेस के साथ। और जो मेरी म्यूज़िक को प्यार देते हैं मैं उनसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलता रहता हूँ। काफ़ी मेजॉरिटी गर्ल्स की होती हैं ऑब्वियसली, हमेशा ऐसे ही होता है। But reality में how romantic are you? ये जो इतने गाने आप गाते हो romantic, are you the real romantic person, or it's just the you are in the mood because you are there on the stage and romance is your forte? रोमांटिक गाने गाते हो तो अगर आप में रोमांस जीरो होगा तो आप कभी भी वो चीज़ नहीं कर पाओगे। सो यू कीप अ बैलेंस ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल इन लाइफ, बट ऑल्सो यू आर वेरी रोमांटिक एज अ पर्सन एंड यू आर वेरी इमोशनल एज अ पर्सन। ऑफ कोर्स आई आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल फैमिली। तो मैं इमोशंस को फील करता हूँ। मैं जब गाने गाता हूँ तो मुझे गूजबम्स भी फील होते हैं। दैट मीन्स आई आई फील द लिरिक्स एंड आई फील द सॉन्ग। सो कहीं ना कहीं रोमांटिक हूँ और रोमांस को बिल्कुल प्यार में बिलीव करता हूँ। और मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक वक्त आता है, तो उस वक्त का वेट करना चाहिए आपको। तो आई थिंक आपको फिर सब कुछ फील होगा, रोमांस भी, ये भी। तो आई थिंक या वी ऑल डिज़र्व गुड लव, वी ऑल डिज़र्व इमोशंस। एंड सबसे ज़्यादा प्यार तो अपने माँ बाप से करते हो, और सबसे ज़्यादा तो प्यार आपको माँ बाप ने सिखाया है। तो कहीं ना कहीं ये प्यार अब किसी ना किसी और को भी मिलेगा, तो वही जर्नी है। कि ये एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर है, इन्होंने पूरी पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद ये सिंगर बने, लेकिन इन्होंने अपना जो पैशन था वो नहीं छोड़ा। तो जेनजीज जो आप देख रहे हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए, उसके बाद अपने सपने पूरे कीजिए। स्टेबिन, यही मंत्र, सिंस यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ योर पेरेंट्स वर फ्रॉम गवर्नमेंट, दे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सो आई थिंक पढ़ाई हमेशा मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रायोरिटी रहती है एंड दैट्स व्हाट यू हैव डन। सो पढ़ाई करने के बाद आपने अपने सपने पूरे किए। तो आजकल का यूथ थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि सपने पूरे किए जाए, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो आई वांट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस। सी, मुझे ऐसा लगता है ना, एजुकेशन हमेशा ही काम आता है। आप कहीं पे भी जाओगे, आप अगर कोई आर्टिस्ट भी बन जाओ, तो आप जब आर्टिस्ट बन के ट्रैवल करोगे तो एक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा लिखा है और आपने वो क्या लेकर आप आगे जा रहे हो। क्योंकि अगर आपको मैंने कहीं भी बिठा दिया कि आपको यहाँ बैठना है, बातें करनी, तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा। एंड क्वालिफिकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्कूल से और कॉलेज से आप एक डिसिप्लिन लाइफ सीखते हो।
तो लोग बोलते हैं कि स्कूल में क्या मिल रहा है, पढ़ाई तो इंसान तो ट्रैवल करने से भी सीख जाता है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्कूल कॉलेज से सीखते हो, एक डिसिप्लिन होते हैं, एक आपके माँ बाप होते हैं और एक स्कूल में आपके एक माँ बाप होते हैं जो आपको सिखाते हैं। तो आई थिंक ये डिसिप्लिन जब आप सीखते हो लाइफ में, तो आप एक अच्छी लाइफ लीड करते हो। उसके बाद आप आर्टिस्ट बन जाओ या आप कुछ भी बन जाओ, बट वो आप कभी भूलोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल नाउ, अभी भी मुझे अपने मेरे स्कूल के टीचर्स याद है, मुझे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स याद है, टीचर्स याद है। तो आई थिंक एक स्पेशल कनेक्शन होता है। मुझे याद है कि उस वक्त जब वो मुझे करेक्ट करते तो मुझे गलत लगता था, बट आज मैं बिल्कुल वैल्यू करता हूँ कि यार हाँ, जो भी मेरी लाइफ में मैं आया हूँ, मैं कहीं ना कहीं सब कुछ यहाँ से सीख कर ही आया हूँ। वो बोलते हैं आप सिंगर बन गए, आप ये बन गए, आप आर्टिस्ट बन गए, आप बिजनेसमैन बन रहे हो, तो बट ये सब कुछ यहीं से ट्रेनिंग हुई है इसकी, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी क्वालिफिकेशंस करो, साथ साथ अपना फॉलो करो, आपका पैशन है, अगर आपको म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, या आपको कुछ भी बनना हो, बट यहाँ से सब रूट चालू होता है। सो आई थिंक जब आप सीखते हो स्कूल कॉलेज में, तो वो दिखता है आपके एजुकेशन, आपके बातों में, आपके लाइफस्टाइल में। जब आप बाहर जाते हो, इधर उधर घूमते हो, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो सब कंप्लीट कर लो, साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो करो, और जब सब खत्म हो जाए आपका क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपको जो करना है करो, आपकी लाइफ पूरी ओपन है आपके लिए। क्योंकि अगर कभी इन केस अगर आप अपने मकसद में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर बन रहे हो, या फिर आप कभी डांसर बनना चाहते हो, और अगर आप नहीं बन पाए, आपको अगर उतना पैसा नहीं मिला, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ जस्ट गेटिंग, आप अपने इंटरव्यूज दे सकते हो, या आप कहीं कहीं क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी बड़े जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, शायद आपको मिल भी जाए वो इजीली। तो आपकी फैमिली भी सिक्योर रहती है इसी वजह से। 90s का जो दौर था, आई थिंक इट वाज द मोस्ट रोमांटिक। आजकल गाने भी जो बन रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे गाने 90s के ही हैं। आपके भी बहुत सारे गानों में मुझे 90s का प्रभाव दिखता है। एंड जब आप बढ़ रहे हो मिलेनियल्स, जब तो वो 90s के गाने जो उस ज़माने में बजा करते थे, तो व्हाट वाज दैट क्लासिक थिंग, द एवरग्रीन फैक्टर, कि आज भी वही कुमार शानू के गाने हम सुनते हैं रियाशों के, एंड वही सबसे ज़्यादा डिमांड में सुने जाते हैं जब भी कोई सर्वे आता है। सो व्हाट इज़ दैट मैजिक ऑफ द 90s, और यू कैन से बिट ऑफ 80s एंड 70s ऑल्सो, बट 90s हैव अ स्पेशल फील। सी, मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से 90s के जो गाने थे ना, उनकी मेलोडीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। और गानों में आप कितने भी बीट्स डाल दो, गानों को कितना भी फैंसी कर दो, या कितना भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कर दो, या उसको कुछ अलग बना दो, गाना चलेगा हमेशा उसकी मेलोडी और उसके लिरिक्स पे। मतलब आवाज़ भी बाद में आती है, सबसे पहले होती है गाने की मेलोडी और गाने की लिरिक्स। और मैं बिलीव करता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो हमारे गाने बने हैं वो 90s में बने, क्योंकि आज भी वो गाने रिक्रिएट हो रहे हैं अगर आप देखो। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो मेलोडी जो उस वक़्त बनी हैं, जो गाने जिस तरीके से बने हैं, वो गाने हम आज भी वैसे गाने नहीं बना पा रहे हैं। गाने आज भी बहुत अच्छे बनते हैं, बट वो जो दौर था वो अलग ही दौर था। कहीं न कहीं आई वांट टू गिव द क्रेडिट्स टू द मेलोडीज़, द ब्यूटीफुल मेलोडीज़ एंड द ब्यूटीफुल सिंगर्स, क्योंकि आजकल इतना सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गया है। आजकल लाइक ट्यूनर्स आ चुके हैं, ऑटो ट्यून्स आ चुके हैं, इतनी कुछ चीज़ें चल रही हैं। पहले के ज़माने में इतनी चीज़ें थी नहीं। तो सारे सिंगर जिन्होंने बहुत काम किया है, वो एकदम ही रॉ आर्टिस्ट, रॉ गाते थे माइक पे, और इतना अच्छा रिजल्ट आता था। तो लोग हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा थे उस वक्त। आजकल इतने फंक्शंस आ गए हैं, तो लोग, कोई सिंगर्स लाइव गाते भी नहीं है, सब ट्रैक चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो सब कुछ चलता रहता है। बट उस वक्त जो भी सिंगर्स थे, उनने सब कुछ जो परफॉर्म भी किया है, और जो गाने भी उनने बैठ बैठ के गाए, वो सब एकदम लाइव और एकदम, तो दिखता था, टैलेंट ही अलग था उस वक्त। तो कहीं ना कहीं या मेलोडीज को मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा उस वक्त। अब वक्त आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, and अब तो ये है कि किशोर कुमार की आवाज़ भी लोग रिक्रिएट कर सकते हैं। हाउ डेंजरस इज एआई स्पेशली? इट्स बोथ अ थ्रेट एज वेल एज एन अपॉर्चुनिटी। हाउ डू यू थिंक म्यूजिक में, खासकर आवाज़ की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउ इज गोना बी अपॉर्चुनिटी और अ थ्रेट? सी, इट इज़ ज़ीरो थ्रेट ऑनेस्टली। मैं इसका आपको सबसे अच्छे से उदाहरण देता हूँ कि मैं लाइव आर्टिस्ट हूँ और मैं बहुत सारे शोज़ करता हूँ, और शोज़ ज़्यादा वक्त तक वही कर सकते हैं जो लाइव गाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारी इंडियन ऑडियंस है ना, वो बुद्धू नहीं है। उनको सब पता है। आज के टाइम पे सबको सब समझ में आता है। उनको दिख रहा है कि कौन लाइव गा रहा है। अगर आप इतने सारे शोज़ कर रहे हो, तो वो ऐसा नहीं है कि आप ट्रैक पे गा रहे हो इसलिए शोज़ चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि आप उनके सामने उस वक़्त खड़े होके लाइव गा रहे हो। सो कहीं न कहीं ये एआई करके अगर आप किसी की आवाज़ बना के कोई गाना निकाल दोगे, बट आप लाइव तो परफ़ॉर्म कर नहीं सकते। कोई आर्टिस्ट एआई पे आके गाना तो गा नहीं सकता, और गाएगा भी तो लोग जूते मार के उनको भगा देंगे। सो वक्त ऐसा है ना कि जैसा हम सोचते हैं कि एआई आ जाएगा, रोबोट्स आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। क्योंकि आज भी वही आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जो लाइव ज़्यादा गाते हैं, और जो आर्टिस्ट ट्रैक्स पे गाते थे उनकी लाइफ स्टाइल बहुत कम होती है। वो भले ही अपने म्यूजिक वीडियो में हिट हो जाते हैं, वो अपने बड़े बड़े गाने बना लेते हैं, बट लाइफ स्टाइल नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग लाइफ के लिए, अगर एक लॉन्जिविटी गेम के लिए आपको लाइव गाना
और हर गाने को सामने गा के ऑडियंस की आंखों में देख के गाना बहुत ज़रूरी है, जो कि कोई एआई और कोई मशीन दुनिया की नहीं कर सकती। एक और ट्रेंड मैंने नोटिस किया है, there's a lot of music Punjabification has happened. Lot of actors who are doing well among your contemporaries, most of them sing in Punjabi. Punjabi is one language of a particular state or is spoken in this thing, but primarily हिंदी जो सबसे ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग मार्केट जो है सबसे ज़्यादा सुनी और बोली जाती है वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है. व्हाट आई जस्ट वांट ऑनेस्ट ओपिनियन, नो कंट्रोवर्सीज, बट जस्ट वांट कि तो ये पंजाबीफिकेशन जो हो गया है, व्हाट इज द रीजन एंड हाउ डू यू सी दिस गोना बी कंटिन्यू, और द हिंदी, द मेन स्ट्रीम हिंदी और उर्दू, द हिंदवी भाषा जिसमें अब तक गाने बनते थे, क्या वो वापस आएगी, रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप आज भी देखो तो अगर पूरे देश में गाना हिट करना है तो वो गाना हिंदी ही होना चाहिए, ठीक है? अब गाना जब पंजाबी जो आजकल हिट हो रहे हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो ठेठ पंजाबी नहीं है, वो पंजाबी और हिंदी मिक्स है, इंग्लिश भी मिक्स है। तो अगर आप जो देखो पंजाबी गानों की सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, उसकी ना राइमिंग जो होती है ना बड़ी ईजी होती है, वो किसी भी बीट पे बैठ जाती है, लाइक, और जो कि इजीली एक डिफिकल्ट वर्ड या हिंदी या संस्कृत का बैठता नहीं है इतने जल्दी ऐसे बीट पे तक करके। ये लोग क्या करते हैं, पंजाबी लाइन्स है ना, ये कुछ भी बोल सकते हैं और थोड़ी सी बिठा देते हैं घुमा के करा के, तो जो कि अंडरस्टूड होती है पंजाबी ऑडियंस के लिए, क्योंकि हम जैसे कुछ स्लैंग्स बोलते हैं, कुछ ऐसी रैंडम जो बातें बोलते हैं, ये वो वर्ड्स को भी गाने में बिठा देते हैं, जिस वजह से ये लोगों को बड़ा पसंद आता है। और कहीं ना कहीं पंजाबी भी हमारी देश की भाषा ही है, मतलब इट्स पंजाबीज आर आवर फ्रेंड्स, दे आर आवर फैमिलीज। तो मुझे लगता है कि ये तो लोगों के लिए कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। और पंजाबी जब आप सुनते हो तो वो आपको हिंदी ही लग रही होती है, काफ़ी सिमिलर होती है। और जो भी गाने हमारे पूरे देश में हिट होते हैं वो वही गाने होते हैं जिसमें हिंदी ज़्यादा होता है। अगर आप मेजोरिटी अभी देखो तो ज़्यादातर हिंदी गाने ही हैं जो हिट है हमारे देश में, बट आई लव द पंजाबी मिक्स जो आता है, एंड आई थिंक एवरीबडी लव्स इट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने भी थोड़ी सी पंजाबी सीख ली, क्योंकि मुझे लगता है कि इफ़ एवरीबडी लव्स इट, मैंने बोला व्हाई नॉट। और पंजाबी हिंदी से बड़ी सिमिलर ही लगती है, बस जैसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम बोलते हैं वो थोड़ी बहुत चेंज होती है, बट उसका एक मज़ा है। तो आई थिंक आई विल टेल यू कि वो जो जो मेन रीज़न जो है वो राइमिंग का है, क्योंकि राइमिंग बड़ी बीट पे ईजी बैठती है, वो लोग बहुत जल्दी बिठा लेते हैं लाइन्स को। मैं भी जब बैठता हूँ अपने दोस्तों के साथ तो मैं बोलता हूँ कि भाई चलो एक गाना बनाते हैं, तो वो हिंदी लिख रहे होते हैं, फिर वो एक आध लाइन को पंजाबी कर देते हैं क्योंकि वो उस बीट पे बैठ ही नहीं रही होती है, तो वो लोग ऐसे घुमा देते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई गिव द क्रेडिट्स टू ये राइमिंग वगैरह ये सब जो है। बट आई थिंक अगर हमारे हमारे देश का कोई भी लैंग्वेज है, जैसे हमारे देश में इतने लैंग्वेजेस है, इतने स्टेट में सारे लैंग्वेजेस है, और हिंदी तो हमारे लिए सबसे पहला लैंग्वेज रहेगा, क्योंकि हम हिंदी ही बोल के बड़े हुए हैं और ज़्यादातर गाने भी हमारे हिंदी है। अगर आप मुझे देखोगे तो मेरे तो 95% गाने हिंदी है, शायद 5% मैंने पंजाबी गाने गाए हैं, बट आई एन्जॉय ऑल्सो पंजाबी गाने। बट ऑफकोर्स हमें हिंदी प्रमोट करना है, हम आगे तक लाइव ज़िंदगी भर हिंदी प्रमोट करेंगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पंजाबी हर लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा लेके हमें चलना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज हमें सब सीखनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और इस देश में इतने सारे स्टेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं सब लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा सीख के हम उसको भी कुछ ना कुछ कोशिश करते रहेंगे। स्टेविन, एक ज़माना था बॉलीवुड में आने के लिए सिंगर होना ज़रूरी होता था। जब हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई थी, यू हैड टू बी अ सिंगर, देन ओनली यू कुड बी एन एक्टर। वक्त बदला, प्लेबैक सिंगिंग आया, बट कहीं ना कहीं सिंगर्स और एक्टर्स का कॉम्बिनेशन ऑलवेज वर्क, फ्रॉम किशोर कुमार टू के एल सहगल, आई एम लाइक गिविंग वेरी ओल्ड नेम्स, एंड नाउ दिलजीत दोसांझ। तो एक कंप्लीट पैकेज होते हैं, आप गा भी सकते हैं, आप एक्टिंग भी कर सकते हैं। समवेयर आई थिंक द न्यू जनरेशन यू फॉलो इन द ब्रैकेट, बट इज इट लाइक अ डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको एक्टिंग भी करनी है, आपको बिकॉज एक्टर जैसा भी रहना है, आपको गाना भी है? हाउ डू यू सी it's like a pressure on the artist? सी आई फील कि ये आर्टिस्ट जो होता है ना वो कुछ भी कर सकता है। यू हैव टू एन्जॉय द आर्ट ऑफ से एक्टिंग, सिंगिंग। तो क्या होता है, जो एक्टिंग कर सकता है वो थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर ही सकता है, क्योंकि जब आप आर्टिस्ट होते हो ना तो आप सब सीखने की कोशिश करते हो। कहीं ना कहीं यही होता है कि अब जैसे मैं सिंगर हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग्स है उस गाने को लेकर, तो मुझे पता है मैं उसको पोर्ट्रे कर सकता हूँ या उसको दिखा सकता हूँ अपने तरीके से। तो कहीं ना कहीं हर एक्टर के अंदर थोड़ा-सा सिंगर है, थोड़ा-सा डांसर है, हर सिंगर के अंदर थोड़ा-सा एक्टर है, थोड़ा-सा डांसर है। तो ये एक मिक्स होता है। बट मुझे लगता है कि 2 प्रोफ़ेशन, ये दोनों बहुत अलग-अलग है। अगर आपको प्रोफ़ेशनली एक फ़ील्ड में जाना है तो आपको प्रोफ़ेशनली उसमें देखना पड़ता है। फिर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप एक्टर क्यों नहीं बन जाते ये करके? मेरा सवाल था कि एक्टर क्यों नहीं बन गए अब तो तक? मुझे ऐसा लगता है कि आई एम सो हैप्पी सिंगिंग इन माय करियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिंगिंग इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप सोचो, जब आप एक गाना बनाते हो, हर आदमी आपके फ़ोन पे, अपने फ़ोन पे आपके गाने सुनता है। सुबह उठ के, शाम को उठ के, रात में उठ के, कभी भी किसी भी वक़्त। तो पहली चीज़ तो आप उनके दिल में, उनके कान में, उनके फ़ोन पे हो। उसके अलावा क्या होता है कि जब आप एक सिंगर होते हो, आपको मौका मिलता है 10,000 लोगों के सामने गाना गाने का, डेढ़ 2 घंटे।
ये वही बात है कि आप एक एक्टर को 3 घंटे मूवी में देखते हो, बट एक सिंगर को भी आप 2 घंटे सामने खड़े होकर उसको अकेले परफॉर्म करते हुए देखते हो। इमेजिन अगर वो सिंगर में सच में कोई बात है, तो वो हज़ारों लोगों का दिल जीत सकता है उसी वक़्त, और उससे बेटर कोई फीलिंग ही नहीं है जब आप एक अपने आर्ट को लाइव उसी वक़्त परफ़ॉर्म कर सको। हमारे हमारे देश में ज़्यादातर तो आप देखते हो तो आप एक्टर्स को अब थिएटर में जाके देखना चाहते हो। यहाँ तो आप सीधे-सीधे स्टेज पे उनको लाइव परफ़ॉर्म करते हुए देख सकते हो। और अगर वो सिंगर है अरिजीत सिंह, जैसा आज आप देख रहे हो, क्यों इतने लोग उनको सुनने आते हैं? क्यों? क्योंकि वो कमाल है अपने आर्ट में। आप वो लाइव इतना अच्छा गाते हैं कि लोग उनको सुनना चाहते हैं। 10-10, 20-20 हज़ार लोग उनको देखने के लिए एक-एक बार में खड़े होके शो कर देख रहे हैं। So this is an art. So I think you have to enjoy what you're doing. Singers are doing fabulous jobs. So मुझे लगता है कि I will enjoy acting in my songs. बट हाँ, कभी फ्यूचर में कभी आया तो थोड़ा बहुत कोशिश कर लेंगे, बट माई मेजर फोकस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिंगिंग, बिकॉज आई थिंक दिस इज द बेस्ट फीलिंग। जब आप इतने लोगों के सामने गाने गा रहे होते हो ना, वो गूज़बम्स, वो फीलिंग, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। दैट रश इज़ डिफरेंट। मैंने एक्टिंग में भी वो कोशिश करी है वो रश फील करने की, बट मुझे जो रश सिंगिंग में वो इतने ऑडियंस के सामने जो मिलता है, जब वो हवा चलती है, जब लोग आपके लिए खड़े हुए आपके गाने को गुनगुना रहे हैं, आपके गाने को 10,000 लोग गा रहे हैं, वो फीलिंग के सामने मुझे सब कम लगता है। मैं बैठता हूँ ना एक्टर्स के बीच में, मेरा काफ़ी सर्कल है दोस्तों के बीच में, तो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई वो फीलिंग कभी एक बार लेके देखना। दैट फीलिंग इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। तो besides singing, I heard you have a passion for cars. So को आपके हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, but are you really passionate about cars, and cars का शौक कब से है ये? मुझे कार्स का शौक ना बचपन से ही है, और बचपन से है जैसा कि वो जो टॉय कार्स होती है ना खेलने वाली, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब बच्चे लिटरली, जब मैं बहुत लेट बड़ा हुआ हूँ, जब बच्चे साइकिल वाइकिल चलाने लगे थे, जब मैं फिर भी मैं घर पे अपने खिलौने से खेलता था। आई हैव बीन दैट बॉय, लाइक जो घर पे ही ज़्यादा रहता था, ज़्यादा बाहर का सर्कल नहीं होता था मेरा, तो घर पे मैं खिलौने से बहुत खेलता था। तो मेरा जैसे हॉट व्हील्स की कार आती थी, छोटी छोटी कार आती थी, मैं उनसे बहुत खेलता था। तो ऑल्सो आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी सिंपल फैमिली, यू नो वी, हमारी फैमिली में हमारी जो इकलौती कार जो थी वो थी ऑल्टो, और वो ऑल्टो भी जो थी वो विदाउट पावर स्टीयरिंग, विदाउट पावर विंडो, मतलब हम बहुत सिंपल रहे, क्योंकि मेरे पापा मम्मी को कोई चीज़ का शौक नहीं रहा है। वो उन लोगों ने पूरी मेहनत मेरे को बड़ा करने में, पढ़ाई लिखाई करवाने में, मेरी उस पर उनने सब कुछ कर दी उनकी ज़िंदगी। सो हमारी लाइफ बहुत सिंपल सी रही है। तो मेरी अपब्रिंगिंग को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सबसे बेस्ट किया है। बट एक पैशन जो था कि अब जिस दिन मैं सच में कुछ कर लूँगा, उस दिन मैं अपने पैशन को पूरा करूँगा, जो मैंने सपने देखे हुए हैं गाड़ियों को लेकर, इसको लेकर। फिर मैं आया धीरे 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 करके, फिर मैंने एक सेकेंड हैंड होंडा सिटी ली पहली बार भोपाल के अंदर, जब मैंने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए थे, कि मुझे लगा कि मेरा पहला एक कार होना चाहिए। फिर मैंने ऐसे पैशन बढ़ाया, फिर मैं बॉम्बे आया, जब मैंने पैसे कमाने चालू की, तो फिर मैंने लिस्ट बनाई कि मुझे ये गाड़ियाँ चाहिए, और फिर मैंने उस लिस्ट को पूरी करी बैठ के। And also, you have a very huge list of friends. A lot of people ask me, your neighbors to Dhoni, you party with this thing. So, is it like what kind of energy you get with these people who are celebrated designated fields? So, what all you get from each, like a Dhoni, what you learn from the actors, what you learn. So, how is this beautiful circle of friends you have? See, I think I'm blessed with beautiful friends, and I have to give the credits to all my friends only. आज मैं जो भी हूँ और मैं जो भी दिखता हूँ, मैं जो भी बातें करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी दोस्तों की एक रिफ्लेक्शन हूँ। मतलब मैंने उनसे ही सीखा है सब कुछ। और जनरली लोग सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंडशिप को, इसको, बट मैं सबको एज आइडल ही देखता हूँ। मेरी एक आदत है सबसे चुपचाप सीखने की। लोग, जब मैं महेंद्र सिंह धोनी से मिलता हूँ तो मैं उनसे उनसे सिर्फ सीखने के लिए मिलता हूँ। तो वो हालांकि सबको प्यार से भाई की तरह, दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, बट मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं उनको 5 से 6 साल से जानता हूँ, बट 6 साल में मैं आज भी उनका फ़ैन ही हूँ। और मैं जब भी उनसे मिलता हूँ मैं उनको ऐसा फ़ैन ही देखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो आज भी वही है जैसे मैं पहले दिन को देखा था कि यार महेंद्र सिंह धोनी अपनी आंखों के सामने जब मैंने ऐसे देखा था, तो मुझे आज भी उनके साथ वही फीलिंग आती है। मैंने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड कर लिया, बट मुझे आज भी उनको देख के वही फीलिंग आती है दैट ही इज़ महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि मेरे लिए लोग का प्यार, रिस्पेक्ट कभी बदलता नहीं है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, एक्टर्स, ये सब, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से ना आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी लाइफ में इतना सीखा है। दे हैव कम सच लॉन्ग वे, इन लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है कि मेरे अचीवमेंट्स अभी उनके सामने ज़ीरो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। तो शायद मैं अगर ऐसे इनका शैडो बनूंगा या इनसे सीखूंगा, इनको देख के बढ़ूंगा, तो मैं शायद राइट ट्रैक पे जाऊंगा अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मुझे इन लोगों से सीखने का बहुत मौका मिलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी सराउंडेड विद ब्यूटिफुल पीपल, ब्यूटिफुल एक्टर्स, लेजेंडरी पीपल, एंड आई ओनली थैंक गॉड कि मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला है मेरी लाइफ में, क्योंकि इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, सच में बताऊँ तो। You have a passion for sports also.
एंड आई थिंक क्रिकेट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते, क्रिकेटर? जी मुझे क्रिकेट क्योंकि जब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो हर एक आदमी एक स्पोर्ट की तरफ घुसता है। तो मैं एथलीट था, मैं अपने स्कूल में सबसे फास्ट रन करता था, मेरे पास काफ़ी मेडल्स रखे हैं पूरे स्कूल के, घर पे पूरे मेडल्स ही मेडल्स हैं। तो बट भागते 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 लाइक मुझे ऐसा क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर मैं क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो बट ऑब्वियसली मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई की तरफ आगे बढ़ूँ, तो मैंने फिर क्रिकेट की तरफ ज़्यादा कुछ किया नहीं। बट आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल, कॉलेज, स्कूल कैप्टन। एंड देन कॉलेज के बाद कॉलेज तक बहुत खेला, स्कूल में बहुत खेला। हर दिन शाम को 5 बजे हमारा क्रिकेट ही होता था। गली क्रिकेट बहुत खेला, दोस्तों के साथ बहुत खेला, क्लब्स में जा जाके बहुत खेला। बट देन धीरे धीरे करके वो पैशन म्यूज़िक की तरफ बढ़ता गया। बट आज भी जब मुझे मौका मिलता है, अगर आप मुझसे पूछो, अगर स्टेबिन तुझे मैंने एक पूरा दिन फ्री दिया, तू क्या करना चाहेगा, मैं बोलूँगा मुझे क्रिकेट खेलना है मेरे दोस्तों के साथ। इसी मेरे क्रिकेटर फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिकॉज आई एन्जॉय क्रिकेट and I love cricket. Like yesterday, I was watching the cricket जाके stadium में जाके. So because I enjoy cricket. ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि अभी तक रिस्पॉन्स सारे बहुत अच्छे आए हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग है। इट्स वेरी मच ऑफ बॉलीवुड सूफी, इट हैज़ अ कवाली वाइब ऑल्सो। सो इट्स अ वेरी वेरी ईजी सॉन्ग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। बड़ी ईजी लाइन्स, ईजी लिरिक्स एंड पीपल आर लविंग इट। पीपल लव द सिंप्लिसिटी ऑफ द सॉन्ग। सो वट एवर मैसेजेस आई एम गेटिंग इज दैट आई एम सो हैप्पी कि लोगों को गाना पसंद आ रहा है, लोगों को लिरिक्स पसंद आ रहे हैं, लोगों को कॉम्पोजिशन पसंद आ रही है, लोग बोल रहे हैं हम इसको लूप में सुन रहे हैं। तो एक आर्टिस्ट के लिए जब वो गाने बना के रिलीज़ करते हैं और लोग कहते हैं कि हम लूप में गानों को सुन रहे हैं, तो उससे बड़ी फीलिंग कुछ नहीं है। मतलब चलो हिट होना, गाने का नंबर 1 होना या गाना फ्लॉप होना, वो सब तो पार्ट है। बट जब आप गाना बनाते हो और जब लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, उससे बड़ी फीलिंग कुछ नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि सब गाना पसंद कर रहे हैं। तो आई एम सो तो हैप्पी। आप उसमें दिख भी रहे हो, ये अच्छी बात है कि हफ्ते पहले दूसरे हीरो आप बताते सिंगर आते थे, लेकिन इसमें यू आर परफॉर्मिंग एज वेल. तो हाउ कंफर्टेबल आर यू विद द कैमरा, बिकॉज पीपल आर लविंग यू, गर्ल्स आर बिग फैन ऑफ योर्स, यू आर मोस्ट एलिजिबल बैचलर. So but as a performer, when you're performing your own song, so what kind of nuances an actor you develop and bring out? ਕੱਲੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ऑफ कोर्स जब मैं गाने गा रहा था तो मैंने काफ़ी सारे एक्टर्स के लिए गाने अपनी आवाज़ दी। तो मुझे उस वक्त यही लगा कि जो मेरे फैंस डेवलप हुए हैं, जो मैंने अपने म्यूज़िक अपने एक लोग बनाए हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे म्यूज़िक लवर्स हैं, तो वो हमेशा मुझे देखना चाहते हैं। वो हमेशा देखना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ क्या है। तो मुझसे बोलते रहे कि आप म्यूज़िक वीडियो कब करोगे, आप कब वीडियो में जी. आओगे। तो मैंने सोचा कि यार मैं इतने शोज़ करता हूँ, लोग आके देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मैंने कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ करना चालू किए। फिर मैंने कुछ गाने करे जो पसंद आए और जो 100 मिलियन के ऊपर गए। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि एक इंडिपेंडेंट जोर म्यूज़िक का आ गया है, इंडिपेंडेंट दौर आ गया है, इतना ज़बरदस्त है जिसमें आप देखो हर आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में जो इतना कमाल कर रहा है। तो एक वक्त आ गया है कि अब मैं भी खुद वीडियो में आऊँ और मैं खुद आके अब अपने गानों में शूट करूं और अपने आप को लोगों को दिखाऊं कि लोगों को पता चले कि यही आवाज़ वो सुनते हुए आए हैं और इस आवाज़ में जो जो सिंगर है वो ये हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा ये अंदाज़ एक्टिंग का भी देखें। मैं बहुत जल्दी सीखने में बिलीव करता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा देखकर ही सीखता हूँ। मैंने म्यूज़िक भी कभी किसी से सीखा नहीं है। मैं सो माई न्यू सॉन्ग सजना हैज़ जस्ट कम आउट। आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे गानों को। इनफैक्ट ये साल बहुत अच्छा साल शुरू हुआ है। मेरा पहला गाना साहिबा रिलीज़ हुआ था इस साल, जो कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अब ये जो गाना है सजना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग है और एक प्यारा सा सूफी एसेंस भी है इसके अंदर कुछ। म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन. आई थिंक ये चलता रहेगा. लेकिन थैंक यू सो मच डेबिन. बहुत सारी बातें आज हम, आई एम श्योर हमने कुछ डिफरेंट बातें की हों, बहुत सारी अनजानी बातें जी, आपके फैंस को जी, पता चली हो. जी। तो जाते आते फॉर द जेन जी, लॉट ऑफ योर इंस्टाग्राम फैमिली, योर यूट्यूब फैमिली, व्हाट डू यू हैव टू से? या मुझे आपके बारे में बहुत सारी बातें पता चली वैसे। आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट आपका भोपाल कनेक्शन, हरिद्वार कनेक्शन। और थैंक यू कि आपने मेरे गानों को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करी। और अगली बार इंटरव्यू करेंगे तो हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे हर जगह और मैं आपको और ज़्यादा गाने सुनाऊंगा। जी, और भोपाल चलेंगे इनके साथ और आपको इनकी होम टाउन दिखाएंगे. मैं आपको अपना होम टाउन अपने तरीके से दिखाऊंगा कि मैंने अपना होम टाउन का पूरा वक्त कहाँ स्पेंड किया है। बट मेरे सारे प्यार करने वालों को और मुझे चाहने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें और मैं आपका सेवन आपको इसी तरीके से गाने देता जाऊँगा और जल्द आपके शहर में आपके लिए शो करूँगा और आप लोगों से एक अच्छा इंट्रैक्शन करूँगा और आपको ऐसे प्यारे प्यारे गाने देता रहूँगा और ऐसे वीडियोस भी देता रहूँगा और आप मुझे बस अपना प्यार देते रहें, मुझे मेरे लिए दुआ करते रहें और मुझे याद रखें। थैंक यू।